आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब स्टूडियो में। आज मैं बिहार में जाति आधारित गणना पर जो सामान्य प्रशासन विभाग का एक नया नोटिफिकेशन है, मैं उसके साथ हाजिर हो रहा हूं और मैं आपके साथ ये नोटिफिकेशन शेयर भी कर रहा हूं। तो आइए हम शुरू करते हैं। कहता है पत्र संख्या 28 जाति गणना 4/1/2022 सामान्य प्रशासन का जो पत्र संख्या है वो 4583 है। बिहार सरकार के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी किया गया है। ये जो हैं भेजने वाले हैं मोहम्मद सुहेल, सरकार के सचिव हैं। जितने भी बिहार में ज़िला हैं सभी जिलाधिकारियों के सेवा में भेजी गई है। कहता है बिहार जाति आधारित गणना द बिहार कास्ट बिट सर्वे के द्वितीय चरण वास्तविक गणना के संबंध में अनुदेश, यानी कि जो प्रथम चरण जो था वो सिर्फ और सिर्फ मकान नंबरीकरण और परिवारों की संख्या की गिनती करनी थी, लेकिन अब ये जो द्वितीय चरण जो है वो वास्तविक गणना है। यानी कि इसमें बहुत तरह के गणने करने, जैसे व्यक्ति में सदस्यों की संख्या, सदस्यों का नाम और स्वेच्छा से सदस्यों का आधार कार्ड भी लेना है, और वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनकी इनकम का सोर्स क्या है, यानी कि आय का स्रोत क्या है, वो कितना कमा लेते हैं, किस जगह पे काम करते हैं, यानी इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं, तो हम इसमें देखेंगे। कहता है कि उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या 4204 दिनांक 1/3/2023 से द्वितीय चरण के कार्य के लिए दिनांक 15/4/2023 से 15/5/2023, यानी द्वितीय चरण का जो कार्य है इस पत्र के माध्यम से जो बताया गया है, तो मैं बता दूं कि ये 15 अप्रैल 2023 से लेकर के 15 मई 2023 तक द्वितीय चरण की अवधि विस्तारित की गई है, यानी कि उपलक्षित की गई है, जिसकी प्रति आप सभी को प्रेषित की गई है, यानी कि जिलाधिकारियों को भेजी गई है। प्रथम चरण में मकान सूचीकरण के अंतर्गत भवन संख्या, मकान संख्या एवं संक्षिप्त मकान सूची को चार्ज अधिकारी के स्तर पर तैयार किया गया है। इस आंकड़ों की प्रविष्टि चार्ज स्तर पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के द्वारा बिहार जाति आधारित गणना पोर्टल पर किया जा रहा है। आप गूगल में डालेंगे cbs.bihar.gov.in, तो ये जो इसका जो वेबसाइट है बिहार जाति गणना का वो खुल जाएगा। कहता है इस आंकड़े की प्रविष्टि चार्ज स्तर पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के द्वारा किया जा रहा आधारित गणना पोर्टल पर किया जा रहा। पूरी सतर्कता बरतने का निर्देश जारी। कहता है निर्देश चार्ज अधिकारी, आईटी मैनेजर, डाटा एंट्री ऑपरेटर को दिया गया आंकड़ों की शुद्ध प्रविष्टि हो सके, यानी इसमें जो डाटा ऑपरेटरों को ये दिशा निर्देशित है कि जो आंकड़े हैं इसमें यानी कि त्रुटि की गुंजाइश ना के बराबर हो, यानी कि 2, 3, 4 बार क्रॉस वेरिफिकेशन करने के बाद उसको सबमिट करना है। देखिए कहता है आगे समझ में आ जाएगा। कहता है प्रत्येक गणना उपगणना ब्लॉक की संक्षिप्त मकान सूची की पूर्ण प्रविष्टि के बाद पोर्टल पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के द्वारा PDF प्रीव्यू देखना चाहिए, यानी कि जितने जो परगणक के द्वारा जो डेटा दिया गया था, परिवारों की संख्या, मकान की संख्या, भवन संख्या है ना, तो एक बार पूरा डेटा एंट्री करने के बाद पोर्टल पर PDF का प्रीव्यू देखना चाहिए। प्रीव्यू देखने के बाद परगणक पर्यवेक्षक द्वारा जमा की गई संक्षिप्त मकान सूची से उसका मिलान करना चाहिए, यानी कि जो डाटा एंट्री ऑपरेटर ने हम लोगों ने जो संक्षिप्त मकान सूची का जो सूची दिया था बना करके, उसको एंट्री करने के बाद और जो पोर्टल पे एंट्री हुआ उसका PDF निकालने के बाद और जो हम लोग दिए थे परगणक के द्वारा, उससे दोनों को मिलान करने के बाद कहता है संक्षिप्त मकान सूची उसका मिलान करना चाहिए। यदि प्रविष्टि में कोई गलती हुई हो तो डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा पोर्टल पर उसका सुधार तत्काल कर लेना चाहिए, यानी कि किसी भी तरह का एंट्री में भूलवश हुआ हो तो बहुत ही जल्दी यानी कि डाटा एंट्री द्वारा मिलान करके उसको सुधार कर लेना चाहिए। जब डाटा एंट्री ऑपरेटर पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए कि प्रविष्ट किए गए आंकड़े संक्षिप्त मकान सूची के अनुसार है, तब उसके PDF प्रिंट आउट निकाल कर उस पर डाटा एंट्री ऑपरेटर का हस्ताक्षर और अपना नाम लिखा जाएगा और यह परगणक या पर्यवेक्षक द्वारा जमा किए गए संक्षिप्त मकान सूची की प्रति के साथ टैग कर चार्ज अधिकारी को समर्पित किया जाएगा। यानी कि हम लोगों द्वारा जो संक्षिप्त मकान सूची का विवरण दिया गया है उसको डाटा एंट्री का पोर्टल पे लोड करने के बाद
उसका जो प्रिंट आउट है उसको निकालने के बाद जो हम लोग दिए थे उससे मिलान करने के बाद डाटा एंट्री अपना नाम और सिग्नेचर करेंगे और उसको फिर चार्ज अधिकारी को सौंप देंगे। सूची के प्रति टैग कर चार्ज अधिकारी को समर्पित किया जाए तथा पोर्टल पर डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा आंकड़े सबमिट किए जाएंगे। चार्ज अधिकारी को चार्ज स्तर पर गठित गणना कोषांगों के कर्मियों से अपनी ओर से पीडीएफ और संक्षिप्त मकान सूची का मिलान कर यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि पोर्टल पर वही आंकड़े डाले गए हैं जो संक्षिप्त मकान सूची में परगणक या पर्यवेक्षक द्वारा समर्पित किए गए हैं। यानी कि उनको ये सुनिश्चित कर लेना है कि जो पर्यवेक्षक या परगणक के द्वारा जो डेटा प्रथम चरण का जो डेटा दिया गया था वही डेटा जो है वो पोर्टल पे अपलोड किया गया है, उसमें किसी भी तरह का कोई अदला बदली नहीं किया गया हो। कहता है यदि किसी प्रकार की भिन्नता हो तो चार्ज अधिकारी अपने स्तर पर डाटा एंट्री ऑपरेटर को बुलाकर कोषांग के कर्मियों के समक्ष पोर्टल पर सुधार कराना सुनिश्चित करेंगे। सुधारोपरांत प्रिंट आउट निकालकर हार्ड कॉपी को चार्ज अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा तथा पोर्टल पर भी प्रविष्टि किए गए आंकड़े को अनुमोदित करते हुए समर्पित किया जाएगा। यही आंकड़े द्वितीय चरण में बिहार जातीय आधारित गणना पर एक ऐप पर परगणक या पर्यवेक्षक को उपलब्ध होगा। ये जो डेटा एंट्री है, ये जो डेटा हम लोग जो दिए थे प्रथम चरण में, यही डेटा को पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा और इसी को ऐसा एक ऐप में डिज़ाइन किया जाएगा कि जब हम लोग ऐप खोलेंगे संबंधित परगणक यानी कि अपना मोबाइल नंबर पासवर्ड डालेंगे और गणना क्षेत्र का जब संख्या डालेंगे तो ये डेटा आपके मोबाइल पे खुल जाएगा और उसी में जो है सदस्यों का नाम, सदस्यों की उम्र, सदस्यों की जाति, सदस्यों की आय, सदस्यों का शैक्षणिक योग्यता वो भरते चले जाना है। हम इसका वीडियो भी ले करके आएंगे जब ये पोर्टल चालू हो जाएगा तब। कहता है कि आधारित गणना ऐप पर परगणक के पर्यवेक्षक को उपलब्ध होंगे। तीसरा नंबर में कहता है बिहार जातीय आधारित गणना पोर्टल पर परगणक एवं पर्यवेक्षक के मोबाइल नंबर आईटी मैनेजर चार्ज अधिकारी के स्तर से अपलोड किए गए हैं, यानी उनका मोबाइल नंबर उनका लॉगिन पासवर्ड लॉगिन आईडी होगा। तो कहता है द्वितीय चरण में इसी मोबाइल नंबर से मोबाइल ऐप पर लॉगिन उपलब्ध होगा। अतएव परगणक एवं पर्यवेक्षक के गणना और गणना ब्लॉक संख्या एवं उनके मोबाइल नंबर को मिलान कर लिया जाएगा कि पोर्टल पर सही अपलोड किए गए हैं, अन्यथा द्वितीय चरण में के कार्य में बाधा उत्पन्न होगी। ये जो मैंने घेरा लगाया है इसमें कहता है कि आईटी मैनेजर और चार्ज अधिकारी के स्तर से अपलोड किए गए द्वितीय चरण में इसी मोबाइल नंबर से मोबाइल ऐप पर लॉगिन उपलब्ध होगा। यानी जो आपने फॉर्म सबमिशन के समय में अपना मोबाइल नंबर दिया था वही आपका लॉगिन आईडी होगा। यानी कि मोबाइल नंबर इज योर लॉगिन आईडी। अभी बहुत सारे लोगों का यूज़र आईडी यानी कि मोबाइल नंबर और पासवर्ड बिहार जातीय आधारित गणना से संबंधित मोबाइल नंबर पे भेजा भी गया है, शायद आपके मोबाइल पे आया भी होगा। अब कहता है द्वितीय चरण, कहता है चौथे नंबर में द्वितीय चरण का कार्य गणना प्रपत्र एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जाना प्रावधानित है। इस हेतु मुद्रित गणना प्रपत्र विभाग द्वारा जिले से अधियाचित की गई मात्रा के आलोक में उपलब्ध कराया जाएगा। यानी अधियाचित यानी अधियाचना, अधियाचना का होता है मांग पत्र, यानी कि जिलों के द्वारा जितना मांग किया गया होगा उसके हिसाब से जो गणना का प्रपत्र है वो जिलों को उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि जिलों के द्वारा जो मांग किया गया होगा संख्या के अनुसार वो उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसका वितरण जिला स्तर पर सामग्री वितरण कोषांग के माध्यम से संबंधित चार्ज को प्रथम चरण में सर्वेक्षित परिवारों की संख्या पर अधिकतम 5% सुरक्षित जोड़कर वितरित किया जाएगा। यानी कि जो प्रपत्र जो मिलेंगे वो 5% सुरक्षित, यानी कि किसी परगणक के द्वारा 100 परिवारों की सूची अगर दी गई होगी है ना, तो 100 का 5% यानी कि 5, यानी कि 100 पेज और 5 पेज सुरक्षित होंगे। किसी कारणवश किसी का फट गया या लिखने के क्रम में कोई गलती हो गई तो उसको सुधारने के लिए यानी कि 5% सुरक्षित प्रपत्र वितरित किया जाएगा। कहता है गणना प्रपत्र मुद्रण के पश्चात सामान्य प्रशासन विभाग में प्राप्त होते ही सभी जिला पदाधिकारी को सूचित किया जाएगा, जिसके उपरांत जिला स्तर के एक पदाधिकारी को आवश्यक सुरक्षा बल के साथ प्राधिकृत प्राधिकृत कर उनका हस्ताक्षर अभिप्रमाणित कर वाहन सहित भेजा जाएगा, जो मुख्य सचिवालय परिसर से गणना प्रपत्र प्राप्त कर जिला स्तर पर स्ट्रांग रूम में वितरित की तिथि तक सुरक्षित रखना सुनिश्चित करेंगे। कहता है प्रत्येक गणना प्रपत्र पर गणना प्रपत्र क्रमांक मुद्रित रहेगा।
कहता है एक गणना प्रपत्र में एक परिवार के आंकड़े लिए जाने हैं, यानी कि एक गणना प्रपत्र में एक ही परिवार के आंकड़े लिए जाने हैं। परिवार से तात्पर्य व्यक्तियों के उस समूह से है जो एक ही रसोई में भोजन करते हों। यानी कि एक घर में मान लिया गया 2 भाई रहते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि हम लोग ज्वाइंट रहते हैं, यानी कि एक ही फैमिली में रहते हैं, यानी एक ही रसोई से खाना बनाते हो, तो उसको एक परिवार माना जाएगा। यानी कि एक परिवार का एक ही गणना प्रपत्र में लिया जाएगा उनके जो व्यक्तिगत विवरण होंगे। कहता है किसी भी परिस्थिति में एक व्यक्ति एक परिवार की गणना एक से अधिक स्थानों में नहीं की जानी चाहिए। यानी कि किसी भी परिस्थिति में अगर कोई ऐसा लगे आपको कि नए आ गए हैं, घर बन गया है, तो उनसे ये पूछकर सुनिश्चित कर लेना है कि प्रथम चरण में आपका गणना किस स्थान पे हुआ था। फिर कहता है द्वितीय चरण में वास्तविक गणना की जानकारी अतएव गणना स्थल पर उपलब्ध व्यक्तियों या परिवारों की गणना की जाएगी। यदि आकस्मिक कारण से कोई परिवार गणना के दिन उपस्थित नहीं हो तो परगणक द्वारा पुनः भ्रमण किया जाएगा और आंकड़े एकत्र किए जाएंगे, क्योंकि प्रपत्र पर परिवार के प्रधान का हस्ताक्षर लिया जाना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति आकस्मिक या अस्थायी रूप से उस परिवार के भ्रमण के दिन उपलब्ध नहीं हो तो मोबाइल से परगणक पर्यवेक्षक द्वारा उनसे वार्ता कर ली जाएगी और यह सुनिश्चित कर ली जाएगी कि उस व्यक्ति की गणना दूसरे स्थान पर नहीं हुई है। कहता है यदि किसी व्यक्ति या परिवार की गणना 2 स्थानों पर करा ली जाएगी तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसकी पहचान कर कार्रवाई करने का भी प्रावधान किया गया है। वैसे परिवार या सदस्य जो अस्थायी रूप से प्रवास की स्थिति में हों तो उन्हें गणना से सम्मिलित किया जाएगा। वैसे व्यक्ति किसी परिवार का कोई परिवार जो अस्थायी रूप से प्रवास कर गए हों उनकी गणना नहीं की जानी है। वैसे परिवार जो 6 महीने तक उससे अधिक परंतु 1 वर्ष से कम गणना क्षेत्र से बाहर होता है परंतु 1 वर्ष में अवश्य ही गणना क्षेत्र में वापस आता हो तो उसे अस्थायी प्रवासी की श्रेणी में रखा जाएगा। यदि कोई परिवार 1 वर्ष से अधिक समय से गणना क्षेत्र से लगातार बाहर रहा हो तो वह अस्थायी प्रवासी की श्रेणी में आएगा। परंतु किसी परिवार का कोई सदस्य रोजगार या शिक्षा हेतु 1 वर्ष से अधिक समय से बाहर रहता हो जबकि उसका परिवार पत्नी बच्चे माता पिता भाई बहन आदि गणना क्षेत्र में रहते हों तो वह व्यक्ति अस्थायी प्रवासी की श्रेणी में रखा जाएगा और तदनुसार उसकी गणना की जाएगी। एक गणना प्रपत्र में किसी भी परिवार के 15 सदस्यों का आंकड़ा संकलित किया जा सकता है। यदि किसी परिवार के सदस्यों की संख्या 15 से अधिक हो तो उसके लिए गणना प्रपत्र के कंटिन्यूड शीट पर किया जाएगा। कंटिन्यूड शीट जिलाधिकारी के स्तर से परिवार के सदस्यों की समीक्षा उपरांत चार्ज अधिकारी को निर्गत किया जा सकेगा। कहता है प्रथम चरण में प्राप्त किए गए आंकड़ों की पोर्टल में प्रविष्टि के उपरांत जब द्वितीय चरण में परगणक पर्यवेक्षक के द्वारा किसी भवन संख्या मकान संख्या या किसी भवन के अधीन मकान संख्या में पूर्व में सर्वेक्षित किया गया परिवार अब नहीं रहता हो तो उसकी गिनती नहीं की जाएगी। ऐसा भी संभव है कि प्रथम चरण में सर्वेक्षित किए गए परिवार में से किसी सदस्य की मृत्यु हो गई हो या वह सदस्य अस्थायी रूप से प्रवासी हो गया हो तो वैसे सदस्य का भी गिनती नहीं की जाएगी। यदि प्रथम चरण के सर्वेक्षण के बाद किसी परिवार में किसी बच्चे का जन्म हुआ हो तो उस बच्चे को द्वितीय चरण की गणना में सम्मिलित किया जाएगा। ये भी ध्यान देने योग्य बात है। ऐसा संभव है कि प्रथम चरण के उपरांत गणना उपगणना ब्लॉक में कोई नया भवन बन गया हो और अब उसमें परिवार अस्थायी रूप से रहता हो या किसी सर्वेक्षित भवन मकान में नया परिवार रहने अस्थायी रूप से आ गया हो तो उन्हें गणना में सम्मिलित किया जाएगा। परंतु उनके संबंध में यह अवश्य जानकारी ली जाएगी कि प्रथम चरण में उनका गणना कहाँ हुआ है और इसकी जानकारी चार्ज अधिकारी द्वारा संबंधित चार्ज अधिकारी को लिखित रूप में दी जाएगी। प्रत्येक गणना प्रपत्र में गणना प्रपत्र क्रमांक के अतिरिक्त बार कोड भी मुद्रित रहेगा। भरे हुए गणना प्रपत्र को सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर पर स्कैनिंग किया जाना है। अतएव गणना प्रपत्रों को किसी भी परिस्थिति में मोड़ा या रोल नहीं किया जाएगा। ये जो यहाँ पर है रोलिंग नहीं किया जाएगी, इसको आप देख लीजिए। कहता है प्रत्येक गणना प्रपत्र में गणना प्रपत्र क्रमांक के अतिरिक्त बार कोड भी मुद्रित रहेगा। भरे हुए गणना प्रपत्र को सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर पर स्कैनिंग किया जाना है। अतएव गणना प्रपत्र को किसी भी परिस्थिति में मोड़ा या रोल नहीं किया जाएगा, यानी कि करना ऐसा वर्जित है। फिर कहता है गणना प्रपत्र देवनागरी में भरा जाएगा और इसमें अंकित किए गए प्रश्नों के विकल्प को निर्धारित कोड के माध्यम से भरा जाना है। गणना प्रपत्र को भरने हेतु काले रंग के बॉल पेन का उपयोग किया जाएगा और उसमें
अंकित बॉक्स को इस प्रकार भरा जाएगा कि अंक बॉक्स के चारों बॉर्डर को न छुए। बॉक्स को भरने हेतु 0 से 9 तक के अंकों को निम्न प्रकार से अंकित किया जाएगा ताकि प्रपत्र का आंकड़ा कंप्यूटर के द्वारा स्कैनिंग के उपरांत ठीक पढ़ा जा सके। देखिए इस तरह से भरना है, 0 1 2 3 0 से लेकर के 9 तक ऐसे भरना है। फिर कहता है प्रशिक्षण में सभी गणना कर्मियों से उक्त प्रकार के आंकड़ों को लिखने की निरंतर प्रैक्टिस कराई जाएगी ताकि वे सही प्रपत्र को भर के सके। बारकोड पर किसी प्रकार का लिखावट आदि नहीं किया जाएगा ताकि बारकोड रीडर द्वारा इसे सही पढ़ा जा सके। प्रपत्र भरने हेतु कोड निर्देशिका की आवश्यकता प्रत्येक प्रगणक एवं पर्यवेक्षक को होगी। इस हेतु विभाग स्तर से उपलब्ध कराए गए कोड निर्देशिका को विहित प्रक्रिया के अधीन ससमय मुद्रित कराकर उसकी प्रति उपलब्ध कराया जाना है। इन्हीं कोड निर्देशिका से प्रपत्र में सभी प्रकार के कोड को भरा जा सकेगा। प्रथम चरण में गणना ब्लॉक उपगणना ब्लॉक में जिन प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों द्वारा कार्य किया गया है उन्हीं प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों से उस गणना ब्लॉक के द्वितीय चरण में कार्य लिया जाना है, सिवाय उस परिस्थिति को छोड़कर जो चिकित्सा या अन्य अपरिहार्य कारणों से उत्पन्न हो। प्रगणकों या पर्यवेक्षकों को बदलने के पूर्व संबंधित चार्ज पदाधिकारी के द्वारा इसकी स्वीकृति जिला अधिकारी से ली जाएगी। कहता है द्वितीय चरण में मोबाइल ऐप कोड निर्देशिका प्रपत्र भरने एवं पोर्टल पर प्रशिक्षण आदि महत्वपूर्ण है। इस चरण के पूर्व अपर समाहर्ता, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, IT प्रबंधक एवं जिला द्वारा नामित अन्य मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण प्रथम चरण की भांति किया जाएगा। इस हेतु पदाधिकारियों का चयन सुनिश्चित कर लिया जाए। इसी प्रकार जिला स्तर पर भी फील्ड ट्रेनरों का प्रशिक्षण किया जाना है, जिसके लिए प्रथम चरण की भांति फील्ड ट्रेनर का भी चयन कर लिया जाए। इसके अतिरिक्त प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और नगर आयुक्त अथवा कार्यपालक पदाधिकारी का 1 दिन का प्रशिक्षण पटना में आयोजित किया जाना है। प्रशिक्षण हेतु विस्तृत दिशा निर्देश ससमय विभाग द्वारा निर्गत किया जा चुका है। प्रथम चरण के पूर्व जो किट आइटम प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों को उपलब्ध कराया गया है वह दोनों चरणों के कार्य के लिए था, जैसा कि पूर्व के दिशा निर्देश में स्पष्ट दिया गया है। द्वितीय चरण प्रत्येक प्रगणक कहता है द्वितीय चरण हेतु प्रत्येक प्रगणक को 2 अदद यानी 2 अदद के मतलब 2 संख्या यानी 2 एवं पर्यवेक्षक को 1 अदद काला रंग का बॉल पेन उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका व्यय कार्यालय मद पर भारित होगा। प्रगणक एवं पर्यवेक्षक द्वारा अपने गणना उपगणना क्षेत्र में प्रत्येक परिवार के निवास स्थान जाकर गणना प्रपत्र में सभी आवश्यक जानकारी परिवार के प्रधान सदस्यों से पूछकर भरा जाएगा। परिवार के प्रधान का हस्ताक्षर प्राप्त कर करने के उपरांत उसी स्थान पर मोबाइल पर बिहार जाति आधारित गणना ऐप BIJ जागा में प्रविष्टि कर दी जाएगी। यदि परिवार के प्रधान हस्ताक्षर नहीं हो और पढ़ा लिखा नहीं हो तो वैसी स्थिति में प्रगणक प्रपत्र में अंकित की गई सूचनाओं को पढ़कर परिवार को सुना देंगे और उन्हें अंगूठे का निशान हस्ताक्षर के लिए निर्गत स्थान पर प्राप्त कर लेंगे। प्रत्येक दिन की प्रविष्टि आवश्यक रूप से प्रगणक पर्यवेक्षक द्वारा सिंक्रोनाइज कराई जाएगी, अन्यथा अगले दिन की प्रविष्टि संभव नहीं होगी। कहता है ये देखिए, ये ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा। ऐप में ये प्रावधान है कि आप डेली बेसिस पे जो भी कार्य आप करेंगे उसको डेली आपको डेटा को सर्वर पे सिंक्रोनाइज करना होगा। अगर आप मान लिया कि 7 तारीख का जो आपने कार्य किया 7 तारीख को शाम में आपने अगर सिंक्रोनाइज नहीं किया तो 8 तारीख को जो ऐप जो है वो कार्य करने के लिए उपलब्ध नहीं होगा। यानी जब तक आप सिंक्रोनाइज पहले दिन का नहीं करते हैं तो दूसरे दिन आपका ऐप जो है वो कार्य सही से नहीं करेंगे। फिर कहता है उपरोक्त मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध होगा, जिसे गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड किया जा सकेगा और बिहार जाति आधारित गणना पोर्टल पर प्रगणक पर्यवेक्षक के रजिस्ट्रेशन में उपयोग किया गया मोबाइल नंबर ही प्रत्येक प्रगणक पर्यवेक्षक के लिए यूजर ID के रूप में कार्य करेगा। प्रथम बार ऐप में मोबाइल नंबर से लॉगिन कर OTP प्राप्त होगा, जिससे प्रथम बार लॉगिन किया जाएगा और पासवर्ड बदल लिया जाएगा। मोबाइल ऐप पर प्रगणकों द्वारा प्रत्येक दिन आंकड़ों की प्रविष्टि उपरांत सिंक्रोनाइज करते ही संपूर्ण आंकड़ा पर्यवेक्षक के मॉड्यूल में प्राप्त हो जाएगा और पर्यवेक्षक द्वारा आंकड़ा समर्पित करते ही संपूर्ण आंकड़ा बिहार जाति आधारित गणना पोर्टल पर चार्ज अधिकारी एवं सहायक चार्ज पदाधिकारी अंचलाधिकारी की जांच संतुष्टि हेतु उपलब्ध होगा। फील्ड के सभी कार्य दिनांक 15/5/2023 तक पूर्ण कर लिए जाने के उपरांत चार्ज अधिकारी एवं सहायक चार्ज अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, जिलाधिकारी स्तर पर आंकड़े को संतुष्ट
संपुष्ट किया जाएगा। संपूर्ण कार्ड समाप्ति के उपरांत गणना कार्य में प्रयुक्त किए गए अभिलेख, चार्ज रजिस्टर की एक प्रति एवं भरे गए गणना प्रपत्र तथा उपयोग में न लाए गए शेष गणना प्रपत्र अलग अलग वाटरप्रूफ पैकेट करके जिला स्तर पर संग्रहित करने के उपरांत सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। देखिए, प्रैक्टिस के लिए नीचे एक प्रैक्टिस कोड दिया गया है, यानी कि इसी तरीके से जो नंबरिंग है वो भरना है। और मैं अभी इसके पीछे एक और फॉर्मेट जो जोड़ रहा हूँ कि बिहार जाति आधारित गणना में जो कॉलम जो होंगे परिवारों का, कि किस तरह से उसका हमको डिटेल लेना है, वो भी हम इस वीडियो के लास्ट में ऐड कर रहे हैं, तो आप उसको भी देखेंगे। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारे नए चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को ज़रूर अपने साथियों तक शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी मिलती रहे। तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, हम ऐसे ऐसे और भी वीडियो लाते रहेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि जो द्वितीय चरण का जो मोबाइल ऐप से संबंधित जो वीडियो होगा वो भी मैं लाऊँगा, सटीक तरीके से लाऊँगा, सरल भाषा में लाऊंगा ताकि हर किसी को आसानी से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद साथियों। द बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे का जो प्रपत्र होंगे वो नमूने के तौर पे इसी तरह के होंगे। देखें, ज़िला का कोड, चार्ज का कोड, ये सारा भरना है, गांव, मोहल्ला, ये परिवार के सदस्यों की संख्या, ये इतना तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको भरने होंगे। आप इसको आसानी से एक बार देख लेंगे, देखने के उपरांत आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा कि हमको किस तरह से करना है। और इसमें जो है दूसरे पेज में जो है वो कुछ कोड दिए गए हैं, वो जातियों का कोड दिए गए हैं। इसी तरह के जो प्रपत्र होंगे वो आपको भरने होंगे। देखिए, मोटा मोटी हम बता दें, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, यानी कि लगभग 17 तरह के क्वेश्चन आपको लेना है। और इसके अंतिम में आधार कार्ड भी लेना है, जो स्वेच्छा से लेना है। आप ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन आप याद रख लीजिए कि चार्ज अधिकारियों का ये एक निर्देश होगा कि स्वेच्छा से है जरूर, लेकिन आपको लेना ही होगा, क्योंकि वोटर आईडी का जो वेरिफिकेशन हो रहा था उस वक्त भी स्वेच्छा से ही था। बहुत लोगों ने एतराज़ किया, लेकिन चार्ज अधिकारी की यानी कि अनुमंडल स्तर के लेवल से इतना प्रेशर बनाया गया बीएलओ के लोगों को कि यानी कि सबका जो है वो आधार कार्ड लेना अनिवार्य कर दिया गया था। ये सिर्फ लेटर तक, पेपर तक ही महदूद है कि ये स्वेच्छा से है, लेकिन जब आप काम करेंगे तो आप मेरा यकीन मानिए कि आपको हर इंसान से, हर व्यक्ति से आपको लेना होगा। और जो बच्चे होंगे, नए होंगे, जिनका नहीं होगा उसके लिए एक अलग नियम होगा, लेकिन जो वयस्क होंगे जिनका आधार कार्ड है उनसे आपको लेना ही होगा। तो चलिए, आप हमारे नए चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि और भी साथियों को जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद साथियों।